आप कहते हैं कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, यूपी में हल्ला मचा रखा जबकि दिया कुछ नहीं है, और ये बच्चे लगातार आंदोलन करें। कितनी बार इन पर लाठीचार्ज हुआ है, बुरी तरह से इनको मारा गया है, लड़कियों को भी लड़कों भी बुरी तरह से पीटा गया। सर्वधर्म समभाव और हिंदू धर्म पर बापू ने 12 जून 1947 की प्रार्थना सभा के बाद अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, या तो यहूदियों की सिनेगॉग है, या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है, और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है उसका। और वहाँ भी जो जंगली माने जाते हैं उनके लिए भी इतनी ही जगह, उनके लिए इतना आदर देने वाला है जितना एक ऊंचे में ऊंचा वो कास्ट हिंदू में माना जाए इतना। उसके माने ये हो गए कि इसमें हिंदू धर्म में, सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं रह सकता है। उसमें सर्व धर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। अमित शाह के पास टाइम नहीं तो काय को गृह मंत्रालय संभाल रखा है, इस्तीफा देके घर बैठे अपने। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है सरकार के पास में, तो 30,000 करोड़ में विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है? आप 17-18 हजार करोड़ में अपने लिए हवाई जहाज लेके आ रहे हो घूमने के लिए। केदारनाथ जा सकते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर नहीं आ सकते। वो केदारनाथ ही जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर आने से लोगों की जो आवाजें हैं, या जैसे आप जैसे मीडिया साथी हैं वो सवाल पूछेंगे और मीडिया से मोदी जी की टांगें कांपती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मेरे साथ एक बार फिर से एडवोकेट भानु प्रताप जी जुड़ गए हैं। मैंने आपको पिछली बार इनसे बात करके दिखाई थी, बच्चों ने खूब पसंद किया, बच्चे खूब कमेंट भी कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से आपने उनका समर्थन किया, आपने उनकी साइड ली। एक बहुत बड़ी बात है जहाँ पर सरकार इनको बिल्कुल अनदेखा कर चुकी है। सड़कों पर ये लोग इतने दिन से बैठे हुए, इनका हल क्या है? हाल तो देखिए इनका बहुत बुरा हाल है। ये देखिए बच्चे कहाँ रह रहे हैं, गुरुद्वारे में रह रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं, सारी व्यवस्था वहाँ से हो रही है। और गुरुद्वारों का भी आप देखिए कितना बड़ा दिल है कि पूरे किसान आंदोलन को गुरुद्वारे संभाले हुए हैं, और इन बच्चों को भी पनाह भी उन्होंने दे रखी है, वहीं रह रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं। अगर माना गुरुद्वारे न हो तो इन बच्चों को तो खाने के लिए भी कहाँ से मिलेगा? इनकी जो ताकत है, गुरुद्वारे आज इनकी ताकत उस लड़ाई में बने हुए हैं, उस लड़ाई में जो इनका कोई साथ नहीं दे रहा, वो गुरुद्वारे इनके साथ में खड़े हैं। और हालत इनकी देखिए, इनके चेहरों से देखिए आपकी क्या हालत है। मैं समझता हूँ जिस समय से लड़ाई लड़ रहे हैं ये बच्चे, सरकार को वैसे भी शर्म आनी चाहिए कि कितना अन्याय आप युवाओं के साथ में करोगे, बेरोजगारों को कितना आप जो तबाह करोगे, सरकार को देखना चाहिए। ये जो सारे बच्चे हैं, ये सारे के सारे बच्चे क्वालिफाइड हैं। भाई अगर कोई क्वालिफाइड नहीं होता तब तो अलग बात थी, लेकिन ये सारे बच्चे क्वालिफाइड हैं, और क्वालिफाइड होने के बाद आप इनको अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, और उस समय नहीं कर रहे जिस समय आपके पास सीटें खाली पड़ी हैं। 2020 में जब सरकार से पूछा गया कि कितनी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो है सीटें खाली पड़ी, सरकार ने कहा, जवाब दिया, लिखित में जवाब है कि जो है 1,10,000 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल्स वगैरह सब में मिला के जो इतनी पड़ी हैं, ऐसा उस सबके बावजूद और क्वालिफाइड बच्चे, मैं समझता हूँ इतना बड़ा अन्याय ये उस सरकार के राज में होता है, क्योंकि ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। इनका जो सिलेक्शन होना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, होम मिनिस्ट्री के अंदर है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो मामला है ये। तो इस आप कहते हैं कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, यूपी में हल्ला मचा रखा जबकि दिया कुछ नहीं है, कि हमने इतनी सरकारी नौकरी दे दी, और ये बच्चे लगातार आंदोलन करें। कितनी बार इन पर लाठीचार्ज हुआ है, बुरी तरह से इनको मारा गया है, लड़कियों को भी लड़कों भी बुरी तरह से पीटा गया, और वो बच्चे आप उन्हें दे नहीं रहे, रोजगार नहीं दे रहे हैं आप। तो मोदी सरकार का बेरहम चेहरा, बेदर्द और नाइंसाफी वाला चेहरा आपको हमेशा दिखाई देगा। ये समझ में आ रहा है? अमित शाह के पास इतना टाइम नहीं कि इन बच्चों से मिले, थोड़ी दूर पे ही नहीं, अमित शाह के पास टाइम नहीं तो काय को गृह मंत्रालय संभाल रखा है, इस्तीफा देके घर बैठे अपने। अगर टाइम नहीं है, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, जिन देशवासियों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, जो पर्टिकुलर आप ही के डिपार्टमेंट का मसला है, अगर आप उन लोगों से नहीं मिल सकते, अगर आप उन लोगों की मतलब उनको न्याय नहीं दे सकते, तो आप किसको दोगे, किसके लिए करोगे? तो फिर आपके जितने भी वादे हैं जो आप कर रहे हैं वो सारे के सारे सब झूठे वादे हैं, आप लोगों को धोखा दे रहे हो। तो ये जो अन्याय हो रहा है, मैं इन बच्चों का, मेरे पास फोन गया, वैसे भी ये किसान आंदोलन में मुझे मिले थे सिंगू बॉर्डर पर, उसके बाद में आप ही के जैसे एक पत्रकार साथी हैं, उन्होंने मुझे जो गाजीपुर बॉर्डर पे इनके विषय में बताया। फिर हफ्ते भर पहले इनका फोन गया, मैंने कहा भाई मैं अभी एक हफ्ते बाहर हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ 8 तारीख को, तो आज मैं इनके बीच में हूँ। इन सब बच्चों से मैंने बात की है, इनके पेपर्स वगैरह मैंने देखे हैं, कुछ चीज़ें मैंने जानी हैं, और इनकी जितनी भी
अलग अलग हाई कोर्ट्स में इन्होंने रिट डाल रखी हैं, वो भी सारी मैंने इनसे मंगाई हैं। इनके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी प्रूफ हैं, जो आरटीआई वगैरह भी, वो भी सब मैंने इनसे मंगाई है, ताकि पूरी चीजें जानने के बाद मजबूती के साथ इनकी बात उठाई जा सके, इनके लिए लड़ा जा सके और कंधे से कंधा मिलाकर इनके लिए संघर्ष किया जा सके, ताकि इनको न्याय मिल सके। वो चाहे सरकार से लड़ना हो और चाहे वो लीगल स्टेज पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कहीं भी क्या हो सकता है, क्या इनको मदद की जा सकती है, उसके लिए मैं आज इनके बीच में। और मैं मानता हूं कि जिस किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, जो जागरूक लोग हैं, जो सजग लोग हैं, उनको उनके साथ में खड़े होना चाहिए। आखिर ये बच्चे कौन है? हमारे ही तो बच्चे हैं, ये इसी देश के बच्चे हैं, इसी देश का भविष्य है ये। अगर इन समय जब इनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तब भी हम नहीं खड़े हो सकते हैं, तो फिर किसके लिए खड़े होंगे, किस समय खड़े होंगे? तो लड़कियां भी देखिए कितनी तादाद में आई है, उनके माँ बाप भी आए हैं, सड़कों पर रात गुजार रहे हैं। अब इसे वही कह रहा हूँ, सड़कों पर रात गुजार रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां हैं। तो ये तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है। ये बेटियों को देखो ना, यहाँ आके देखो कि कितनी बुरी हालत में ये बेटियां हैं, सड़क पर तुम्हारी वजह से हैं। और इतना बड़ा ना, अगर माना नहीं होती, जॉब्स नहीं होती, वैकेंसीज नहीं होती, तब एक अलग बात थी। वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट और भिन्न भिन्न स्टेट गवर्नमेंट में मिला के तकरीबन 1 करोड़ वैकेंसी है। आप भरते क्यों नहीं हैं? आप लोगों को देते क्यों नहीं हैं? कुछ लोग कहते हैं कि पैसे नहीं हैं सरकार के पास में, तो 30,000 करोड़ में विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है? आप 17-18 हजार करोड़ में अपने लिए हवाई जहाज लेके आ रहे हो घूमने के लिए। दुनिया में जो सबसे महंगा हवाई जहाज किसी भी राष्ट्र के, मतलब प्रधान के पास हो सकता है, वो हमारे प्रधानमंत्री के पास में, यानी इससे महंगा अगर जहाज किसी के पास में है तो अमेरिका के पास में है। इतना गरीब देश जहां पे करोड़ों लोग भूखों मर रहे हैं, युवा जो है सड़कों पर है, 17 करोड़ बेरोजगार युवा डिग्रीधारी, जिनके पास डिग्री है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएड, बीएड और ये सारे जो हैं पीएचडी, ये सब बेचारे जो है बेरोजगार हैं। आप इनको रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? किस लिए हैं आप? अगर आप नहीं संभाल सकते, आपके बस की नहीं है, तो इस्तीफा देके घर बैठिए। इस देश में संभालने वाले बहुत लोग हैं। मोदी जी केदारनाथ जा सकते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर नहीं आ सकते? वो केदारनाथ ही जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर आने से लोगों की जो आवाजें हैं, या जैसे आप जैसे मीडिया साथी हैं, वो सवाल पूछेंगे और मीडिया से मोदी जी की टांगें कांपती हैं, क्योंकि 7 साल में एक बार भी मीडिया का सामना मोदी जी ने नहीं किया। वो अक्षय कुमार जैसे लोगों को बुला के, या एक आध जो पत्रकार है जो उनकी चापलूसी करते हैं, उनको बुला के मीठी मीठी बात उनके सामने करते हैं। लेकिन जो कड़वे सवाल हैं, जिंदगी के सवाल हैं, बेरोजगार युवाओं के, युवतियों के जो सवाल हैं, रोजगार का जो सवाल है, जो एजुकेशन का सवाल है, उनसे मोदी जी की टांगें कांपती हैं, उन्हें डर लगता है। इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन केदारनाथ जाएंगे, पूरे देश में उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार बाकायदा ऑर्डर निकाल के, सरकारी आदेश निकाल के उसको दिखाने के लिए स्क्रीन लगाने के आदेश देगी कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को, ये दिखाना है आपको। तो ये जो सारी चीजें, क्योंकि उससे हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, उनसे उनकी जो राजनीति का मुख्य मुद्दा है उसको सहयोग मिलता है, बल मिलता है, इसलिए वहां जाएंगे केदारनाथ। यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ तो ज्वलंत सवाल है, वो पूछे जाएंगे। ये मुद्दा नहीं है बेरोजगारी? बिल्कुल, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? देश में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है दूसरा शिक्षा, एजुकेशन, जिसको तबाह कर दिया, और मुद्दा है बेरोजगारी। रोजगार चाहिए लोगों को। आपने 35 करोड़ लोगों को आज की तारीख में बेरोजगार कर दिया है। लोग भूखों मरने को तैयार हैं। सरकार ही जब 82 करोड़ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी कितनी है। इसका मतलब 80 करोड़ लोग सरकार के हिसाब से गरीबी की रेखा से नीचे हैं। और जो अगर टोटल इसको कैलकुलेट किया जाए, 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो बहुत बुरी स्थिति में आज की तारीख में हैं। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है, उनकी मेडिकल फैसिलिटी की तरफ ध्यान नहीं है। जब यहाँ आएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे कि गंगा में बहती हुई लाशें जो थी वो किसकी थी भैया, किसके कारण थी? सब जानते हैं सरकार की नाकामी और निकम्मे पर तो लाठी मिलती है। निश्चित रूप से इन्होंने खाई है लाठी। तो यही चीज है ना, यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ फिर पूछा जाएगा कि भैया जो गंगा किनारे जो रेत में लाशें दबी हैं, वो किसकी लाशें हैं, वो क्यों हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है 500 रुपए का 90,000 में बिक गया, 60,000 में बिक गया, 2,000 की दवाई 50,000 में, 35,000 में बिक गई, वो किसके राज में बिकी, क्यों बिकी, किस तरह से बिकी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो लोगों को कोरोना काल में हॉस्पिटल नहीं मिला, डॉक्टर नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, कौन है जिम्मेदार? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये बच्चे जो सड़कों पर बैठे हैं, इनका क्या होगा? अब नौकरी ज्वाइनिंग मिलेगी? मैं नहीं जानता कि क्या होगा। मैं इनके बीच में आया हूँ, मैं इनके साथ पूरी ताकत के साथ, तन मन धन से मैं इनके साथ में हूँ। इनकी सारी चीजें मैंने जानी हैं और बाकी सारी चीजें, इनसे सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करवाए हैं, सारे मेरे पास आ गए। एक बार पूरी तरह से स्टडी करके और इनको कैसे न्याय मिले, उसके लिए एक योजना बना के हम इनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर लड़ेंगे। इनको अगर न्याय मिलेगा, इनको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो मेरे से ज्यादा खुशी किसी को नहीं।
तो दोस्तों भानु प्रताप जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। मैंने पहले भी ये मुद्दा SSC-GD का, रेलवे ग्रुप डी का इनके सामने रखा और आपने पुरानी वीडियोस देखी और आपने खूब पसंद करी। आज भानु प्रताप जी इनके समर्थन में आए और जो लीगल एडवाइस है, लीगल लड़ाई है छात्रों की, वो करने का आश्वासन दिया। और अब जो लग रहा है कि SSC-GD को ज्वाइनिंग जल्द ही मिल सकती है, क्योंकि भानु प्रताप जी इनके समर्थन में आ गए और तमाम जो पार्टियां हैं वो भी इनके समर्थन में आ रही है। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान, जंतर मंतर से।